वार बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच की युद्ध। यदि आपको याद हो तो हम आपको बतला दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो विभाजन है 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को हो गया था। परंतु पाकिस्तान और भारत के बीच का जो विभाजन हो गया उसके बाद कई सारे युद्ध हुए। उसी में से एक हमारा युद्ध ये भी रहा 1971 अर्थात 1971 का युद्ध, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच घोर घमासान युद्ध हुआ और जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश नामक एक नई देश ने जन्म लिया। चलिए आज हम आपको उसी बांग्लादेश की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में आपको उसी की तरफ लिए चलते हैं। सर्वप्रथम आप जान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान कोई दो नहीं बल्कि पाकिस्तान भारत का ही एक हिस्सा है। जिस प्रकार से बाप से बेटा अलग हो जाता है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान भारत से 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को अलग हुआ। वो अलग भी हुआ तो ऐसे भला कोई विभाजन करता है, बंटवारा करता है कि भारत के पूरब में इधर का हिस्सा भी ले लिया और इसके पश्चिम वाला हिस्सा भी ले लिया पाकिस्तान। ठीक है, उसने कहा कि इधर का हिस्सा हमें चाहिए, फिर इधर का भी हिस्सा चाहिए, और बीच में हो गया आपका भारत। वो शायद ये सोच करके इस तरह से अपना बंटवारा किया होगा कि हो सकता है कि फ्यूचर में कभी भारत और पाकिस्तान से युद्ध लगे तो दोनों तरफ से, दोनों छोरों से इंडिया को घेर लिया जाएगा। परंतु उसे ये नहीं पता था कि उसकी इस दशा के कारण एक नई देश की उत्पत्ति हो जाएगी जिसका नाम बांग्लादेश हो। देखिए, जिस देश को हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं ना, उसी देश को हम पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, क्योंकि भारत के पूर्व दिशा में ईस्ट में ही आपका ये पड़ता है। ठीक है, और ये हमारे पश्चिम बंगाल के ठीक करीब है, इससे सटा हुआ है पश्चिम बंगाल। और यहाँ के लोग, पूर्वी पाकिस्तान के लोग उर्दू तो बोलते ही बोलते हैं, पर उसके साथ साथ बोलचाल की भाषा में बांग्ला भाषा का यूज करते हैं। परंतु चूंकि ये पूर्वी पाकिस्तान के लोग बहुत अधिक काला, सांवला और नाटा के रूप में पाए जाते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका पूर्वी पाकिस्तान है कर्क रेखा के ठीक मध्य स्थित है। कर्क रेखा इनसे होकर के गुजरती है, और कर्क रेखा पर जो भी देश, कोई भी कंट्री, चाहे वो दुनिया का कोई भी स्टेट्स हो, अगर उससे होकर गुजरता है तो वहाँ के लोग अवश्य ही काला, सांवला या फिर नाटा की तरफ पाए, क्योंकि वहाँ पर सूरज की किरणें जो है सीधा पड़ती है। सूरज का तापमान बहुत अधिक वहाँ पर पड़ता है, न तो अधिक, बहुत अधिक वहाँ पर बहुत अधिक गर्मी होती है और बहुत कम वहाँ पर ठंड पाया जाता है लगभग। और यही कारण है कि वहाँ के लोग काला, सांवला इस तरह के लोग पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान वाला लोग, जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग थे, ये पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग को हमेशा काला, कलोठा, सांवला, नाटा इस तरह के नाम लेकर के इसे पुकारते थे, लोग चिढ़ाते थे। समय गुजरता गया, 1920 का टाइम आया, 1920, तो पाकिस्तान में चुनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। जब चुनाव का माहौल उत्पन्न हो गया तो वहां पर चुनाव कराने लगे लोग। तो यहाँ का भी एक, पूर्वी पाकिस्तान का भी एक नेता था, लीडर था, जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, उसका नाम था। उसने भी चुनाव में भाग लिया और अंततः हुआ ये कि वह चुनाव पूरी तरह से जीत गया। जब वह चुनाव जीत गया तो उसको सबक दिलाना चाहिए था
प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था, परंतु जब उसे शपथ दिलाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान में बुलाया गया और बुला करके उसको कैद खाने में डाल दिया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम पश्चिमी पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूर्वी पाकिस्तान से बिलोंग करते हो। भला तुम हमारे देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हो? और ये कह करके उसे कैद खाने में डाल दिया गया, शेख मुजीबुर रहमान को। तो जरा आप ही बतलाइए कि अगर आपके देश के प्रधानमंत्री को कोई कैद खाने में कैद कर ले तो क्या आपका खून नहीं खौल जाएगा? बगावत पर जनता उतर आएगी रोड पर, शहरों, चाहे वो शहर हो या फिर आपका गांव ही का माहौल क्यों ना हो। ठीक वही तो हुआ बांग्लादेश में भी। वहां के जनता जो है बगावत करने लगी और पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश भरा। ऐसा लगा कि मान लो अगर पाकिस्तान के लोग से इनकी आमना सामना हो जाए तो शायद जिंदा ही जला दें, क्योंकि माहौल ही बहुत खराब हो गया था पूर्वी पाकिस्तान का। तो पश्चिमी पाकिस्तान वाला का यहाँ का जो सेना थी, जो यहाँ का सेना का कमान संभाल रहा था, उसने क्या किया कि अपनी सेना की कुछ टुकड़ा 50,000 के करीब भेजा। कहाँ पर? पूर्वी पाकिस्तान में, जिसको हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर भेज करके उनसे कहा कि इनकी आवाज को दबा दिया जाए, बगावत को खत्म किया जाए, अन्यथा हो सकता है कि आगे कोई बहुत बड़ी घटना घट जाए। और हुआ भी। जब यहाँ से 50-60 हजार के करीब सेना पश्चिमी पाकिस्तान से गुजरती हुई, हिंद महासागर से गुजरती हुई और जब पूर्वी पाकिस्तान से गई, पहुंची वहां पर, तो इन्होंने क्या किया? बहुत ही उदारता, क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया पूर्वी पाकिस्तान वाले के लोगों को। याद रखिए, कभी भी पाकिस्तानियों पर आप विश्वास नहीं करिएगा। खुले आंख बंद करके कौन कहता है, खुले आंख भी बोल रहे हैं, कभी भी उस पर बिलीव नहीं करिएगा, क्योंकि वो खुद अपने देश का नहीं होगा तो आपका क्या होगा, मेरा क्या होगा। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इतिहास गवाह है कि पश्चिमी पाकिस्तान का जो सेना यहां से पूर्वी पाकिस्तान में गई तो वहां पर अपने ही देश के 30,000 से अधिक महिलाओं का रेप किया, बलात्कार किया। 20 लाख से अधिक वहां की जनता को जिंदा जला दिया, लाशों की ढेर लग गई। 30,000 से अधिक महिलाओं का रेप किया। यूं ही नहीं, खुद तो रेप और बलात्कार करते ही थे और उसकी बाप और भाई को भी जबरदस्ती मार पीट करके कहते थे कि तू भी रेप कर अपनी बेटी के साथ। जरा आप ही बतलाइए कितना क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया इन पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने पूर्वी पाकिस्तान वालों के साथ। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अपने देश का नहीं हुआ, अपने ही लोगों का नहीं हुआ, वो आपका और मेरा क्या होगा। कभी भी पाकिस्तानियों पर बिलीव नहीं करिएगा, ठीक है। तो ठीक उस समय हमारे इंडिया की जो प्रधानमंत्री थी, जिसको हम लोग आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, उनका नाम था आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, चूंकि जवाहरलाल नेहरू 1962 के युद्ध जब भारत और चीन के बीच हुआ तो चीन के युद्ध में इंडिया पूरी तरह से परास्त हो गई और जवाहरलाल नेहरू को हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बना, परंतु 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच पुनः युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में भी इंडिया तो हालांकि जीत गया, परंतु इंडिया की सेना तो 1965 में कराची, लाहौर तक पहुंच गई थी, परंतु लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी सेना को वापस बुला लिया और इनकी चलते हमारी सेना जीत तो गई, परंतु जब लाल बहादुर शास्त्री ने पुनः अपने देश लौटे तो रात में
इनको भी हार्ट अटैक आ गया और ये भी मर गए। तो 1966 में आपका इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, जो कि जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्र थी, जिसको हम लोग प्रियदर्शनी के नाम से भी जानते हैं। तो इंदिरा गांधी उस जमाने में बहुत ही सख्त लेडी हुआ करती थी, इसको आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हुआ क्या, उस समय बांग्लादेशियों पर, पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों के ऊपर इतना अधिक क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया, वहां के लोगों को जिंदा जलाने लगे पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग, अपने ही लोगों को। तो वहां से 20 लाख से अधिक शरणार्थी भाग करके इंडिया में दाखिल हो गए जबरदस्ती, कि हम इंडिया में रहेंगे, पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, अन्यथा ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। जब इंदिरा गांधी को ये पता चला तो उन्होंने अपनी पूरी सेना का कमान अपने अंडर कंट्रोल में लिया। और उस समय हमारे भारत की सेनापति, जिनका नाम था आपका मानिक शाह, मानिक शाह नाम था उनका। ठीक है, ये उन समय हमारे भारत की सेनापति हुआ करते थे। ठीक है, तो जनरल मानिक शॉ को इंदिरा गांधी ने कहा कि क्या तुम पाकिस्तानियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो? मानिक शॉ ने कह दिया नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वालों ने अप्रैल में, पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने पूर्वी पाकिस्तान वाले पर अप्रैल के महीनों में या फिर मार्च या फिर अप्रैल में युद्ध के लिए वहां पर गया, युद्ध की कंडीशन को पैदा कर दिया। और उस समय मई का महीना था और मई लास्ट कर रहा था, और मई लास्ट करता और जून एंट्री होता। तो जब जून का माहौल आता तो जरा आप ही समझिए कि बांग्लादेश में कोसी, महानंदा और फिर आपका ब्रह्मपुत्र नदियों का जो जल स्तर था अचानक बढ़ता, बाढ़ का माहौल आ जाता है बरसात में और बांग्लादेश पूरी तरह से डूब जाता है। ठीक है, क्योंकि सिकंदर भी आपका हाथी लेकर के आया था जीतने के लिए, परंतु बाढ़ में क्या हुआ, उसका हाथी जो है दलदल में फंस गया, सेना दलदल में फंस गई, नदी को पार ही नहीं कर पाई। ठीक वही कंडीशन इंडिया के साथ भी हो जाता। तो मानिक शाह ने इंदिरा गांधी को उस समय साफ साफ बोला कि अभी हम युद्ध के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी आपका मई का महीना लास्ट कर रहा है और फिर जून एंट्री होने वाला है। तो बरसात का माहौल, बरसात सर पर सवार है और आप युद्ध की बात कर रही हैं। बरसात में भला हम कैसे सैनिकों को ट्रेन करेंगे, इतनी जल्दी युद्ध हम कैसे कर सकते हैं? और हालात भी, मौसम भी हमारे अनुकूल नहीं है, युद्ध की हालात ही नहीं है। और यही कारण है कि मानिक शाह ने, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि आखिर तब हम इस हालात में क्या करें? तो मानिक शाह ने कहा कि आप अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, विदेशियों को अपने एकजुट करने का प्रयास करें, क्योंकि जब हम पाकिस्तान पर सीधा धावा बोलेंगे तो उस समय अगल बगल के जो पड़ोसी देश हैं वो पाकिस्तान का सहयोग करने आ सकते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है, और मानिक शाह की बात मानते हुए इंदिरा गांधी ने अपने करीबी पड़ोसी देश को, जिसका नाम रूस हुआ करता था, उसके पास गई और बोला कि याद करो जरा उस दिन को याद करो जब श्रीलंका में तुम अमेरिका के विरुद्ध घिर चुके थे। तो उस समय सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया ही बचाया था वहां पर, और अमेरिका को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। तो रूस ने कहा कि हाँ, हमें याद है। तो इंदिरा गांधी ने सारी विवरण रूस के समक्ष रखा। तो रूस ने कहा कि आप बेधड़क युद्ध के लिए धावा बोल दीजिए, किसी भी तरह से आपकी कोई फ्रेंडशिप की आवश्यकता होगी, हम दिल खोले आपके साथ बैठे हुए हैं। इंदिरा गांधी वहां पर जाकर के विदेश में और अपनी मित्रता की संबंध को कायम रखने का प्रयास करती है, और इधर बांग्लादेश में एक सेना बना देते हैं जिसका नाम हुआ था आपका मुक्त वाहिनी, जिसका कमान संभाल रहा था आपका इंडियन कमांडर, इंडिया का कमांडर था। और उसने मुक्त वाहिनी, जो पूरी सेना आपका बांग्लादेश का हुआ करती थी, उनको अपने अंडर कंट्रोल में रह करके और उसको प्रशिक्षित देने का काम करने का लगातार प्रयास किया।
धीरे धीरे समय गुजरता गया और अक्टूबर का माह आ गया। जब अक्टूबर का महीना आया तो अब फिर से इंदिरा गांधी ने बोली मानेक शॉ को कि अब तो युद्ध करोगे, अब तो तैयार, युद्ध के लिए तैयार हो। तो मानेक शॉ ने कहा कि हम पीछे कब हटे थे, युद्ध के लिए हम उसमें भी अब तैयार थे, आज भी तैयार है। बस सिर्फ हम आपको बता रहे थे युद्ध के हालात, कंडीशन कि क्या हो सकता है युद्ध में। तो अब जाकर के अक्टूबर में हमारी भारत की जो सेना है पूर्वी पाकिस्तान पर जाकर के अटैक किया, ठीक है। और यहाँ की आर्मी यहाँ पर गई और जाकर के पाकिस्तानियों के रौंद दिया पूरा। जैसे कहा जाता है ना कि पूरी तरह से रौंद देना, ठीक वैसे ही जाकर के पूरी तरह से रौंद दिया पाकिस्तान वाले को। और यहाँ पर जब पश्चिमी पाकिस्तान वाले को पता चला कि हमारी जो सेना पूर्वी पाकिस्तान में थी तो उसको भारतीय सेना ने पूरी तरह से रौंद दिया है युद्ध में, तो फिर ये किया क्या कि यहाँ से अपना युद्ध के लिए जैसे ही पश्चिमी पाकिस्तान वाले को पता चला कि हमारी सेना को इंडियन आर्मी ने पूरी तरह से रौंद दिया है, युद्ध में घुटनों पर ला दिया है, तो यहाँ से पश्चिमी पाकिस्तान की जो इंडियन नेवी थी ना, पश्चिमी पाकिस्तान का जो नेवी थी यहाँ से निकलती है हिंद महासागर से होते हुए ये कि हम पूर्वी पाकिस्तान पर बांग्लादेश के पास जा करके और फिर वहाँ पर आपका वर्चस्व स्थापित कर लेंगे। जैसे ही यहाँ से नेवी निकलती है कि इंडियन नेवी है यही रास्ते में इसका पूरी तरह से रौंद देता है और यहाँ से इंडिया अपनी नेवी लेकर के जाता है हिंद महासागर से होते हुए। उस जहाज का नाम था INS विक्रांत। INS विक्रांत को यहाँ से रवाना करता है कहाँ पर, बांग्लादेश में, ठीक है। जब वहां पर रवाना करता है तो होता क्या है, जब इंडियन नेवी अपनी INS विक्रांत को लेकर के और बांग्लादेश के तट के किनारे ले जा करके और पूरी तरह से नेवी ऊपर से एयरफोर्स और नीचे से आपका थल पर आपका इंडियन आर्मी है ही, पूरी तरह से पाकिस्तानियों को रौंद दिया, खदेड़ करके मारा। तो पाकिस्तानियों ने अपने माइंड का यूज किया। देखिए पश्चिमी पाकिस्तान का ठीक सटा हुआ हिस्सा इंडिया का जो था उसका नाम था लोंगेवाला, ठीक है। और उस लोंगेवाला पर मात्र 120 फोर्स ही तैनात थे भारत के, सिर्फ और सिर्फ 120 फोर्स थे भारत के, क्योंकि वहां पर उतना ध्यान नहीं दिया युद्ध के समय। और इंडिया ने अपनी आर्मी, एयरफोर्स, ये आपका जोधपुर के बहुत ही करीब ही था, इसके करीब आपका जोधपुर था, ठीक है। तो लोंगेवाला में 120 इंडियन फोर्स थी और वहां का जो मेजर था उसका नाम था मेजर चांदपुरी, वो आपका सिख धर्म से रिलेटेड था, ठीक है। तो वहां पर मात्र 120 फोर्स थे और इसका फायदा पाकिस्तानियों ने पूरी तरह से उठाया। 6000 फोर्स यहां पर लाइन और 100 टैंक को लेकर के इसी लोंगेवाला पर आपका बॉर्डर मूवी बना है। बॉर्डर, आप सनी देओल सुनील शेट्टी का मूवी तो आप देखे होंगे बॉर्डर, उसी बॉर्डर मूवी में हमारे सनी देओल ने मेजर चांदपुरी का भूमिका निभाया है, ठीक है। 120 फोर्स मात्र वहां पर थी लोंगेवाला में और पाकिस्तानी 6000 फोर्स के साथ और 100 टैंक लेकर के लोंगेवाला के करीब आ जाते हैं। दिल्ली से आदेश आया मेजर चांदपुरी को कि आप वहां से हट जाइए अपने फोर्स के साथ, क्योंकि आप पाकिस्तानियों का मुकाबला कर ही नहीं पाओगे, उन्हें संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि उनकी संख्या 6000 है। कहाँ 6000 और कहाँ आप मुट्ठी भर 120, आप पीछे हट जाइए। भला
मेजर चांदपुरी कहाँ किसी की सुनने वाले थे। उन्होंने कहा कि चिड़िया नु मैं बाज लड़ावा, चिड़िया नु मैं बाज लड़ावा, गीदड़ को मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम रखावा। उन्होंने कहा, अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि चिड़िया को भी मैं बाज से लड़ा सकता हूं, क्योंकि जब बाज जो है ना आसमान में उड़ता है तो कोई भी पक्षी वगैरह आसपास दिखलाई नहीं देते हैं, क्योंकि बाज उनको पकड़ करके खा जाता है। तो उन्होंने कहा कि चिड़िया नु मैं बाज लड़ावा, गीदड़ नु मैं शेर बनावा, गीदड़ को भी वे शेर बना सकते हैं, ऐसा वे कहा करते थे। सिख धर्म में ऐसा कहा जाता है। और 1.25 लाख नु एक लड़ावा, अर्थात कहने का मतलब यह है कि 1.25 लाख फौज भी आपके साथ आपके सामने खड़ी हो और वो अकेला हो, फिर भी उनकी हिम्मत इतनी रहती है कि वे पीछे पीठ दिखा करके नहीं भागते हैं। और तब गुरु गोविंद सिंह नाम रखावा। और यहाँ पर तो हम 1.25 लाख से एक लड़ावा, और यहाँ पर तो हम 120 जवान हैं, बहुत अधिक है। इन्होंने किया क्या, इनके पास 3 माइंस था, माइंस, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने बॉर्डर में जगह जगह तीनों बॉर्डर को 3 जगहों पर तीनों दिशा में रख दिया। और खाने का जो टिफिन होता है ना, उस सब टिफिन को जगह 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 पूरी तरह से बॉर्डर पर क्या किया, बिछा दिया रातों रात। और रातों रात ये दीवार बना दिया। ये आपका पाकिस्तान और ये आपका इधर आपका पाकिस्तान हो गया, ठीक है। और ये बॉर्डर में भी में आप देखोगे बीच में आपका गैप रास्ता बना दिया, ठीक है, खाली जगह। और पूरी तरह से ये आपका 20-30 किलोमीटर का लंबा रास्ता बना दिया, ठीक है। और 120 फोर्स को अलग अलग स्थानों पर लगा दिया, कुछ हट करके अलग अलग स्थानों पर 120 फोर्सों को, एक ही जगह नहीं। जब पाकिस्तान की सेना टैंक लेकर के आई, 100 टैंक थी यहाँ पर, ठीक है, और 120 फोर्स हमारे इंडिया की थी। 100 टैंक और 6000 सेना लेकर के पाकिस्तान का जो मेजर आया, तो जैसे ही कदम रखा यहाँ पर टैंक के साथ धड़ाम, टैंक सहित उड़ गया। अब लग, अरे ये क्या हुआ। तब उसका मेजर ने कहा कि दूसरे साइड से एंट्री करो। इधर से एंट्री करना चाहा, ये भी धड़ाम। अगर इधर से एंट्री करना चाहा, ये भी धड़ाम हो गया। 3 ही माइंस था और तीनों टैंक के साथ मर गए। अब पाकिस्तानियों का दिल दहस गया। उनका दिल ही कितना होता है। जब इन डर हो गया, इंजीनियर को बुलाया कि फटाफट आओ और माइंस को हटाओ। उनके पास 3 ही माइंस था और शेष बचे सब खाली टिफिन था, खाना खाने वाला टिफिन। तो किया क्या, वहां का इंजीनियर रात भर लगा दिया टिफिन निकालने में। 4 सुबह का जैसे ही बजा ना, तो भारत के लिए कुछ अच्छा भी हुआ और बहुत घाटा भी हुआ। घाटा ये हुआ कि हमारी जो 120 फोर्स थी, ये उनको दिखने लगी पाकिस्तानियों को, क्योंकि रात की अंधेरों में उन्हें दिखलाई नहीं पड़ती थी। और अलग अलग स्थानों पर ये हमारे 120 फोर्स, जिनका मेजर चांदपुरी थे, उनके नेतृत्व में अलग अलग स्थानों पर गोली बमबारी किया करते थे। तो पाकिस्तानियों को लग ही नहीं पा रहा था कि ये 120 है या फिर 20,000 सेना है। उनको पता ही नहीं चल पाता था। परंतु जैसे ही सुबह हुआ तो उन्हें ये 120 फोर्स साफ साफ दिखलाई देने लगी। तो पाकिस्तानियों ने क्या किया कि सुबह होते होते अब खात्मा करने लगे इंडियन सेना की। तब तक खुशी के बात यह हुआ कि बगल में आपका जोधपुर से हमारी एयरफोर्स का जो जवान था, वो वहां से अपना सारा राफेल वगैरह जितना भी आपका उस जमाने में फाइटर जेट हुआ लेकर के, मिसाइल वगैरह, और ला करके पाकिस्तानियों का ढेर कर दिया। हुआ यूं कि पाकिस्तानी अपने 100 टैंक छोड़ करके और भाग गए। वे अपने शब्दों में एक रिकॉर्ड में बोले हैं कि उन्होंने इस तरह से हम पर अटैक किया, मानो जैसे मधुमक्खी का छत्ता पर कोई ढेला चढ़ाता है तो मधुमक्खी टूट पड़ती है। और इस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने हम पर अटैक कर दिया, ठीक है।
परंतु दुख की बात यह हुआ कि मेजर चांदपुरी इस युद्ध में मारे जाते हैं। ठीक है, परंतु इंडिया ने यहाँ पर मात्र 120 सेना ने उनके आगे घुटने नहीं टिके, पूरी तरह से युद्ध लड़ता रह गया, उनका सामना किया परंतु घुटना नहीं टेका। ठीक है, अब देखिए दूसरी छोर पर आपका बांग्लादेश था, पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, और यहाँ 93,000 सेना थी। इस घटना के बारे में पाकिस्तानियों ने अमेरिका वाले को बतलाया और कहा कि आप उस समय इंडिया का बहुत अच्छा मित्र नहीं हुआ करता था अमेरिका। वैसे भी इंडिया का आज भी अमेरिका बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, क्योंकि अमेरिका जहाँ एक तरफ इंडिया का साथ देता है वही दूसरी तरफ पाकिस्तान का साथ देता है, उसकी भाषा बोलता है, इसलिए उस पर विश्वास करने लायक नहीं है। दोमुहा सांप पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ से मुंह कुचलाएगा तो दूसरी तरफ छोड़ करके भागने लगता है। ठीक है, तो पाकिस्तानियों ने सारी गाथा अमेरिका वाले को सुनाया, तो अमेरिका ने उसे एक नई किस्म का अपनी एक नई पीएनएस गाजी नाम का किया क्या पनडुब्बी दे दिया पाकिस्तान को और कहा ये पीएनएस गाजी जो था आपका साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता था। उस जमाने में अमेरिका का सबसे विध्वंसक शौक और मजबूत स्ट्रॉन्ग पनडुब्बी था। ये आपका साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम था पीएनएस गाजी। इसने आईएनएस विक्रांत को मारने का, तहस नहस करने का सोचा। उसने कहा कि आईएनएस विक्रांत को जा करके उसने ऑर्डर दिया आईएनएस विक्रांत को तहस नहस करने का, इंडियन नेवी को खात्मा करने का। पीएनएस गाजी यहां से निकला हिंद महासागर से होते हुए, ये इसको जाना था कहाँ, आईएनएस विक्रांत। ठीक है, भारतीय सरकार को जब इस बात की खबर लगी कि पीएनएस गाजी जो कि अमेरिका का सबसे खतरनाक और विध्वंसक उस जमाने का सबसे स्ट्रॉन्ग युग है, तो पनडुब्बी था साइलेंट किलर, और पाकिस्तान का मदद करने के लिए अमेरिका ने उसको दे दिया है बिना कुछ सोचे समझे, तो भारत सरकार को डर हो गया, क्योंकि भारत के पास उस समय इकलौता आईएनएस विक्रांत था, क्योंकि ये युद्ध का पासा ही प्लॉट देता है, पासा प्लॉट दिया था इस युद्ध में, और इसी को तहस नहस करने के लिए पीएनएस गाजी यहाँ पर आया। और पनडुब्बी जैसे ही यहाँ पर आ रहा था, इसको आना था आईएनएस विक्रांत के पास, परंतु विशाखापट्टनम में हमारे भारत का एक आईएनएस राजपूत बहुत ही इसको इस पीएनएस गाजी जो था पनडुब्बी, इसको मारने के लिए आईएनएस राजपूत के पास टेप चार्जर था। पीएनएस गाजी को, पनडुब्बी को हम टेप चार्जर से ही मार सकते हैं, इसको ब्लास्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पनडुब्बी आपका साइलेंट किलर होता है पानी में, ये हमारी हलचल को पकड़ता है सोनार के माध्यम से, SONAR, जिसका पूरा नाम होता है आपका साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रैंकिंग, अंडरस्टैंड। तो हलचल को पकड़ता है और उसकी माध्यम से उसको पता चल जाता है रडार के माध्यम से कि ये आखिर किस कंपनी का कहाँ से बिलोंग करता है, अंडरस्टैंड। तो आईएनएस राजपूत आपका विशाखापट्टनम आया हुआ था, इसका इंजन खराब हो गया था, इसकी मरम्मत हो रही थी, और इसमें 2 टेप चार्जर थे, और टेप चार्जर की मदद से ही इस पीएनएस गाजी को ब्लास्ट किया जा सकता था। ठीक है, और चूंकि पीएनएस गाजी यहाँ से निकल गया था, आधा रास्ता निकल भी चुका था, और आईएनएस विक्रांत की इसको खत्म करना था।
तो यहाँ आईएनएस विक्रांत को किया क्या गया, अंडमान निकोबार में छिपा दिया गया। कहाँ छिपाया गया किसी को पता नहीं, यूँ आप जानिए अंडमान निकोबार में इसे छिपा दिया गया और झूठ बोला गया, अफवाह फैला दिया गया कि आईएनएस विक्रांत जो है विशाखापट्टनम गया है। ठीक है, जगह जगह अफवाह फैला दिया गया आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम आ रहा है, विशाखापट्टनम आ रहा है। बाजार में माहौल फैला दिया गया कि हमें 10,000 अंडा चाहिए, 6 महीने का सब्जी चाहिए, आलू इतना चाहिए, इतना गेहूं चाहिए, इतना धान चाहिए, इतना मांस चाहिए, ये वो इतना जो भी लोग इस इंडियन नेवी पर सर्विस करते हैं वो अपने अपने फैमिली से आकर के मिल ले। झूठ भी इस तरह से साफ की तरह उन्होंने बोला कि लोग विश्वास कर लें। ठीक है, अफवाह तो फैला दिया। तो पाकिस्तान का जो जासूस थे उन्होंने कॉल किया पाकिस्तानियों को कि एक खबर है क्या, तो आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम आया हुआ है। जब इस अफवाह के बारे में पता चला पाकिस्तानियों को तो उन्होंने पीएनएस गाजी को बताया, जो कि पीएनएस गाजी आईएनएस विक्रांत से मिलने जा रहा था, अंडमान निकोबार के करीब था। वो वहां से रिटर्न हो गया और पहुंच गया विशाखापट्टनम आईएनएस राजपूत के पास। आईएनएस राजपूत का मशीन पूरी तरह से चूंकि खराब था उसको बंद कर दिया, हलचल नहीं दिया गया। अगर हलचल हो जाता तो पीएनएस गाजी को पता चल जाता, क्योंकि हलचल को ही सोनार पकड़ती है। ठीक है, उसको पता चल जाता कि ये आपका आईएनएस राजपूत है, तो वहां से फिर रिटर्न भी हो सकता था। इसलिए हलचल ही नहीं होने दिया इंडियन नेवी ने और पूरी तरह से माहौल को बरकरार रखा। और जैसे ही करीब आया, चूंकि पीएनएस गाजी का हलचल आईएनएस राजपूत पकड़ लिया और जैसे ही इसे पता चला कि ये पीएनएस गाजी है तो अपना टेप चार्जर एक छोड़ा, टेप चार्जर गया और ब्लास्ट हुआ, नीचे पानी में गया और उसकी दीवार पर ऐसे झटका मारा। ठीक है, उसकी दीवार हिल गई परंतु कुछ हुआ नहीं। फिर दूसरा टेप चार्जर छोड़ा गया आईएनएस राजपूत के द्वारा, फिर नीचे गया, पानी में पूरी तरह से ब्लास्ट हुआ, पानी ऐसे हलचल हुआ और जैसे ही हलचल हुआ तो उसकी दीवार की पूरी तरह से पानी ऐसे मारा, उसको धक्का दिया। ठीक है, उसकी पनडुब्बी को, पीएनएस गाजी को, और पीएनएस गाजी जो है आधा घंटा के बाद उसकी दीवार में छिद्र हो गया, पचक गया और जहां पर बारूद रखा था उस बारूद में ही आग लग गई और पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। और ऐसा ब्लास्ट हुआ ना कि मानो जैसे एटम बम छोड़ा गया हो। पाकिस्तानियों की जो सेना थी, पाकिस्तानी नेवी, उनकी लाशें जो है विशाखापट्टनम की समुद्र पर तैर रही थी। हम इंडियन वालों ने कहा पाकिस्तानियों से, अगर आप चाहो तो इससे ले जा सकते हो, अगर नहीं ले जाओगे तो हमारे इंडिया में बहुत सारे गिद्ध, बकुला, बाज, कौवा वगैरह है खाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर पीएनएस गाजी का तहलका मच गया, ब्लास्ट हो गया। इसका खबर जब अमेरिका को गया तो पाकिस्तानियों ने एक में दो बढ़ा चढ़ा करके बात को अमेरिका के सामने बखान किया। अमेरिका ने कहा कि अब बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। ठीक है, उसने अपना एक बड़का सा जहाज जिसका नाम था सातवां बेड़ा, जो कि आईएनएस विक्रांत का डबल था, याद रखिए। और केवल जहाज ही नहीं, इसके साथ बहुत सारा आगे पीछे पनडुब्बी। ठीक है, ये तो अमेरिका का था। और जब अमेरिका गया तो साथ में ब्रिटेन को कहा तू भी चल, फिर फ्रांस को कहा तू भी चल। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका सब अपनी अपनी जहाज फोर्स लेकर के इंडिया के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उस समय अगर युद्ध लग जाता तो केवल अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ही युद्ध न करते, बल्कि नाटो देश का इनके अलावा 29 गो और देश, चूंकि नाटो में टोटल 32 देश है। ठीक है, 3 ये रह गया आपका अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, और इनके अलावा 29 और देश, सब की फोर्स जो है इंडिया के साथ युद्ध करना पड़ जाता है। उस समय 1971 का कहाँ माहौल था, उस समय इंडिया उतना डेवलप भी नहीं हुई थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने किया क्या, रूस से सहायता मांगी। उस समय रूस ने क्या किया कि अपनी जहाज जिसका नाम था 40वां बेड़ा,
अपने यहाँ का सबसे बड़ा जहाज को भेज दिया और इसके साथ बहुत सारा पनडुब्बी, और पनडुब्बी को नीचे जल में नहीं छुपाया, जल की सतह पर ऐसे ऐसे भेज दिया। ठीक है, और इसके साथ 300 के करीब एटम बम। अमेरिका ने अपने 7वां बेड़ा में 150 के करीब एटम बम लेकर के निकला था। ठीक है, और ये 300 के लगभग करीब रूस ने 40वां बेड़ा में अपनी जहाज पर भेज दिया और आ करके सीधा सामने खड़ा हो गया और आईएनएस विक्रांत को कहा कि अब तू निकल, और निकल करके और पाकिस्तानियों का खात्मा कर। हम देखते हैं कि इसमें से एक को चोटा सामने नहीं आएगा तेरा। हम बोल रहे एकदम गारंटी लेते हैं, अगर एक भी आ गया तो फिर रूस का एक भी तेरे सामने आ गया तो फिर उसका नक्शा ही मिट जाएगा विश्व से, विश्व के मानचित्र से उसका नक्शा ही मिट जाएगा। अपनी 40वां बेड़ा और उसमें 300 के करीब एटम बम लादे हुए था और साथ ही साथ बहुत सारा पनडुब्बी को क्या किया कि जल की सतह पर ला करके खड़ा कर दिया। जब अमेरिका ने देखा तो अमेरिका इधर से आ रहा था तो इधर आ जा रहा था, इधर आ रहा था तो इधर, और इधर आ रहा था तो इधर। इसको आने ही जैसे नहीं होता है कि कहाँ जाएगा तुम, वहां पर चला जाएगा। क्या तो ऐसे आ रहा है तो रास्ता घेर लेता है, फिर इधर से रास्ता घेर लेता है। जबरदस्ती युद्ध का माहौल पैदा करना इसको कहते हैं। और तब जा करके 40वां बेड़ा उस समय का बहुत ही खतरनाक जहाज हुआ करता था। अगर इसके करीब 400 किलोमीटर पर अगर कोई दूसरा दुश्मन देश का रहे तो ये अपने मेजर के पास कॉल कर देता है कि 400 किलोमीटर पर कोई दुश्मन देश आ रहा है हमसे युद्ध करने के लिए, तैयार हो जाओ। 300 किलोमीटर के करीब आएगा तो क्या करेगा, पूरी जहाज पर वार्निंग बजा देगा, वार्निंग बेल। अगर 200 किलोमीटर के करीब कोई आएगा तो मॉस्को का जो वहाँ का राष्ट्रपति है उसके पास वार्निंग बेल चला जाएगा कि हम 400 किलोमीटर था उसी समय से कॉल कर रहे थे, परंतु इन लोगों ने कुछ किया नहीं है अब तक, क्या करना है आप ही बतलाओ। 100 किलोमीटर के करीब आएगा तो खुद कहेगा कि भाड़ में जाओ तुम लोग, खुद ही मार देगा, मारकर गिरा देगा। ठीक है, ये आपका 40वां बेड़ा था। तो अमेरिका ने कहा रूस को कि देख सामने से हट जा, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है और तू बीच में हस्तक्षेप नहीं कर वरना फिर मारा जाएगा। ये हमारा 7वां बेड़ा है और इसमें 150 से अधिक एटम बम है। ठीक है, और बहुत सारे पनडुब्बी वगैरह फाइटर जेट सब इसमें लगल है। तो रूस ने कहा कि तेरा 7वां बेड़ा है, हमारा 40वां बेड़ा है, तू 150 एटम बम ले करके गिन करके आया है और हम जब युद्ध के लिए निकले ना इंडिया के साथ देने के लिए तो कम से कम हम बोल रहे हैं कि 300 है, अधिक कातना है क्योंकि हमने गिनती ही नहीं किया है। ठीक है, पता नहीं 400 500 पता नहीं कितना है एटम बम हमने लाद दिया, जल्दीबाजी में थे हम लोग। ठीक है, कम से कम 300 बतला रहे हैं, अधिक से अधिक 500 600 हो सकता है एटम बम, उतना लाद करके लाए हैं। और ये सब पनडुब्बी तुम देख ही रहा है, जल की सतह पर ला करके रख दिया। आओ बेटा कैसे आएगा। और तब आईएनएस विक्रांत को कहा कि तुमको जो करना है कर ले पाकिस्तानियों के साथ, इसमें से तीनों में से कौन चोटा नहीं आएगा। और वही हुआ, चल निकल सामने से निकल वरना फिर वार्निंग बेल बच जाएगा तो फिर किस पर अटैक होगा हम इसका गारंटी नहीं देंगे। तो अमेरिका को अंततः पीछे हटना पड़ा उसमें, और अमेरिका के साथ ब्रिटेन और फ्रांस के लोग भी वहां से हटे। इसे ही कहा जाता है जूता फुला करके किसी को मारना, क्योंकि ये आईएनएस विक्रांत जो आपका जहाज है भारत का, ये हम लोग ब्रिटेन से ही खरीदे थे। ठीक है, और ब्रिटेन को भर रास्ता अमेरिका ने गाली गलौज करते गया, तेरी माँ की तेरी बहन की तेरे कौन जरूरत था तेरे को बेचने का, क्या जरूरत था तुमको बेचने का इंडिया को। आज पाकिस्तान मुंह की खा रहा है। ब्रिटेन ने कहा कि हम क्या जानते थे कि फ्यूचर में ये क्या कर देगा, क्या होगा, हमसे खरीदा व्यापार किया हम बेच दिए। तीनों हट गया और पाकिस्तान की 93,000 फोर्स क्या किया, इंडिया के सामने घुटना टेक दिया। जरा याद करिए आप भारत के उस लोंगे वाला की कहानी, वहां पर मात्र 120 फोर्स थी, परंतु 120 फोर्स ने 6,000 फोर्स के साथ और 100 टैंकों के सामने अपना घुटना नहीं टेका। और यहाँ पर 93,000 फोर्स पाकिस्तानियों ने भारत के सामने
घुटना टेक दिया। तो ये है भारत की युद्ध की कहानी, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की कहानी। जबरदस्ती घर में घुस करके इंडिया वालों ने, और पता नहीं कितना स्ट्राइक किया, कितनों की जाने गए, लाशों का ढेर लग गया, परंतु उस युद्ध में इंडिया वाले भी बहुत शहीद हुए थे। और तब जाकर के 1971 में 16 दिसंबर 1971 में एक नई देश जन्म लेता है, जिसका नाम होता है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो ये है हमारे भारत के उन वीर गाथाओं की कहानी। उनको लाख लाख बार सैल्यूट करें, फिर भी कम है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड फॉर एवरीथिंग। ये हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध की पृष्ठभूमि की कहानी रहा। यदि आपको पसंद है तो आपको पता ही है क्या करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग।